बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया है कि आने वाले 2 महीने के अंदर वो इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर देगा। ये बात, इसका एहसास पाकिस्तानियों को नहीं हो रहा है कि ये कितनी बड़ी धमकी है। ये ऐसे ही है कि जैसे भारत कहे कि हम पाकिस्तान पर 100 एटमी मिसाइलों से हमला करेंगे 60 दिन के बाद, और पाकिस्तानी कौम उसको कोई फर्क ही ना पड़े कि इस धमकी का क्या मतलब है। ये बात हम हमेशा से कहते रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को जब भी हमने भारत की जानिब से खतरात से आगाह किया है तो भारत की आबी जारहियत और पानी की जंग के बारे में हमेशा मुतनब्बे किया है। ये हम कहते रहे हैं कि पाकिस्तान अगर 75 साल कश्मीर की जमीन के बगैर और कश्मीर के लोगों के बगैर गुजारा कर सकता था तो कश्मीर के दरियाओं और पानी के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकता। और ये जो कुछ हुआ है, भारत ने अब ये धमकी क्यों दी है, इस वक्त क्यों दी है, और पाकिस्तान इसका क्या रिस्पॉन्स बिल्ड करेगा भी या नहीं करेगा। जैसे बाकी इससे पहले तमाम वो खतरात और तमाम वो इकदाम जो भारत ने उठाए हैं, पाकिस्तान ने उन पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, कोई जारहाना हिकमत अमली इख्तियार नहीं की। एक पैसिव, एक खौफजदा, एक घबराई हुई, एक रिएक्टिव इमरान बाजवा फैज डॉक्ट्रिन और अब ये शहबाज डॉक्ट्रिन कि जिसके तहत आपने सिर्फ जाके भीख मांगनी है पूरी दुनिया से और पाकिस्तान की इज्जत और गैरत के सौदे करने हैं। ये सारी कहानी शुरू हुई थी बालाकोट स्ट्राइक के बाद। मैं आपको थोड़ा सा तारीख पे पीछे लेके जाऊंगा क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है आपस में। बालाकोट स्ट्राइक भारत की जानिब से वो पहली कार्रवाई थी जो पाकिस्तान में उसने पाकिस्तान की मेन लैंड पर एक स्ट्राइक की। इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पें होती रहती थी। ये भारत ने एक बहुत बड़ा बैरियर क्रॉस किया था। एक इमरान की हुकूमत थी, बाजवा थे, फैज थे, बैकग्राउंड में इनकी भारत के साथ पीस नेगोशिएशंस चल रही थी। भारत ये फीलर देख के टेस्ट करना चाहता था कि पाकिस्तान में लड़ने की कितनी रिजॉल्व है, पाकिस्तान किस हद तक भारत की जारहियत का जवाब देगा इस क़यादत के होते हुए। भारत ने जो स्ट्राइक की, बालाकोट स्ट्राइक जिसे कहते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर हुई थी। ये आजाद कश्मीर में नहीं थी, ये मेन लैंड पे थी और ये एक ऐलान जंग था। इसके जवाब में अब जाहिर एक मजबूरी हो गई थी उस वक्त हुकूमत की कि कुछ ना कुछ जवाब दे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कयामत खड़ी हो गई थी। मगर उस वक्त इमरान और बाजवा ने जो हुक्म दिया पाक फजाइया को, क्योंकि ये जंग प्राइमरली पाक फजाइया की थी, इसमें नेवी और आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं था इतना। पाक फजाइया को हुक्म दिया गया कि आपने भारत के तैयारों को तबाह नहीं करना, भारत के टारगेट्स पर स्ट्राइक नहीं करनी, आपने सिर्फ कार्रवाई डालनी। हुआ यह कि अभिनंदन अंदर आ गया। उस वक्त तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं थी, उसको तो मार के गिरा लिया। और पायलट्स ने अपने इनिशिएटिव पे दूसरा जहाज SU-29 जो था उसको मकबूजा कश्मीर के अंदर मारकर गिराया। और 9 जहाज और थे जिनको एयरफोर्स लॉक कर चुकी थी और हम उसी वक्त तबाह कर देते, लेकिन मना किया गया पीछे से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से या GHQ से, बाजवा की तरफ से या PM हाउस से, कि आपने एस्केलेट नहीं करना। और जो काउंटर स्ट्राइक गई हमारी तरफ से, हमारे जो पायलट्स, हमने अपने जहाजों को और पायलट्स को जिनको खतरे में डाला, उनको जब मकबूजा कश्मीर में भेजा गया भारतीय हेडक्वार्टर्स पर अटैक करने के लिए, तो साथ हुक्म दे दिया गया कि भारत को तकलीफ नहीं पहुंचानी, आपने पहाड़ों पर बम गिरा कर आ जाने और हम ड्रामा करेंगे कि जी हमने कर दिया और आइंदा छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरह भारत की सबमरीन को छोड़ दिया था इन्होंने उसके बाद जो पाकिस्तान के पानियों में आ गई थी, तो यही हुआ। हमने सब कुछ खतरे में डाला लेकिन अपने टारगेट्स को हिट करने के बजाय पहाड़ों पर बम गिरा के हमारे जहाज वापस आ गए। ये थी बाजवा इमरान डॉक्ट्राइन। भारत ने यह देख लिया कि इनमें दम नहीं है मुजाहमत करने का, ये नहीं करेंगे, ये सरेंडर करते चले जाएंगे जितना इन पर प्रेशर बढ़ाया जाए। और आपने देखा कि उसके 4-5 महीने के बाद, बालाकोट फरवरी में हुआ था और उन्होंने अगस्त में आर्टिकल 370 वायलेट करके पूरे कश्मीर को जम कर लिया कि कश्मीर हमारा हो गया, अब पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम इंटरनेशनल बायलैटरल ट्रीटीज खत्म कर दी, UN में रेजोल्यूशन को ठुड्डे मार के उड़ा दिया, बाहमी ताल्लुकात, शिमला मुआहदे सब खत्म, एब्सोल्युटली फिनिश, यूनिलैटरल, वन साइडेड, लिटरल कहते हैं बदमाशी। और उस बदमाशी का जवाब पाकिस्तान ने क्या दिया? वही जो बालाकोट के बाद दिया था, धूप में खड़े रहेंगे, हम हॉर्न बजाएंगे, सड़क का नाम तब्दील कर देंगे वगैरह। और 1 साल का कर्फ्यू भारत ने लगाया
तमाम कश्मीरी मजामत को क्रश कर दिया और 18-20 हजार बंकर बनाए लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जो सीज फायर, इन्होंने सीज फायर भी कर दिया फौरन ही। ये वो वक्त था कि जब आप एग्रेसिवली एक लिमिटेड वॉर करते मकबूजा कश्मीर के अंदर। उस वक्त तहरीक मजामत भी उठी हुई थी, कश्मीरी भी सड़कों पर थे। दैट वॉज द राइट टाइम। बालाकोट आप कर चुके थे, जज्बा बिल्कुल जुरूज पे पहुंचा हुआ था, हर चीज परफेक्ट थी। और उस तारीखी मौके को इन्होंने जाया इस तरह किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर करके भारत को इजाजत दे दी कि वो एक कंक्रीट बंकर्स बनाता चला जाए, उनको फाइबर ऑप्टिक डाल के सारों को आपस में कनेक्ट कर दे, रेडार्स इंस्टॉल कर दे। हत्ता कि इस हद तक अब उनको कॉन्फिडेंस हो गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से 30-40 किलोमीटर दूर इन्होंने इसराइली कंपनियों को लाकर बसा दिया है कि वो एग्रीकल्चर के नाम के ऊपर वहां पाकिस्तान पर जासूसी करेंगी और उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स और उनके जासूसी के आलात और सारी इसराइली आर्मी को एक्चुअली बॉर्डर के, क्योंकि अब वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि लाइन ऑफ कंट्रोल से अब कोई क्रॉस नहीं कर सकता, तो बाकायदा इसराइली खुद आकर बैठ गए हैं मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की सरहद के साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ। तो इन्होंने कंप्लीट इजाजत दे दी भारत को कि आप कश्मीर को एनेक्स कर ले। आप एब्सोल्यूट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान साइड। लिटरली 75 साल का केस प्लेट में रख के भारत को दे दिया कि ले जाओ। अब जाहिर है आप जिस हिंदू बनिए मुशरिक से डील कर रहे हैं वो सिर्फ ताकत की जबान जानता है। जब आप ताकत की जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे और यूएन रेजोल्यूशन की बात करेंगे और कहेंगे कि हम खैर सगाली का जज्बा कर रहे हैं और हमने अभिनंदन को भी खैर सगाली में आजाद कर दिया, ये खैर सगाली का कैंसर आपको हुआ है। हर काम मैं पुरअमन हूं, अब जंग से कोई मसला हल नहीं होता, हर काम में मुज़ाकरात होने चाहिए, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, क्या मैं हमला कर दूं, मैं धूप में खड़ा हूंगा, मैं सड़क का नाम बदलूंगा। मतलब इस्लामी तारीख में इससे ज्यादा जलील और बेगैरत हुक्मरान शायद कोई भी नहीं आया होगा। मौजूदा पाकिस्तान की तारीख में भी शायद इससे ज्यादा जलील हुक्मरान कभी नहीं आए होंगे जो उस दौर में थे उस वक्त, कि जिन्होंने पाकिस्तान का कश्मीर का पूरा केस भारत के हवाले कर दिया और फरोख्त किया पाकिस्तानी मिल्लत को और उम्मत को। अब उसके बाद जाहिर है जब भारत ने आर्टिकल 370 वायलेट कर लिया, आपने इजाजत दे दी करने की, अब उसको रोकने वाला कौन था? उसने कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करनी शुरू कर दी, 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू को अलग कर दिया, वैली अलग कर दी, वहां मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, एक मैसिव मिलिट्री बिल्डअप जो कि इन्वेजन लेवल बिल्डअप है। उसकी लैंग्वेज, डिमीनर और टोन चेंज हो गया, जैसे ही जिस तरह एटमी धमाकों के बाद हुआ था, जब भारत ने एटमी धमाके किए थे तो उसके बाद उसने एक लैंग्वेज ही चेंज हो गई थी कि जी हम पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे और वैसे कर देंगे। जब आपने एटमी धमाके किए तो भारत पर मौत का सख्ता तारी हो गया था। इस तरह डील करना होता है भारत को। कश्मीर के मामले में आपने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली, प्लेट में रख के दे दिया कि ले जाओ। मोहिद यूसुफ जैसे सीआईए के एजेंट के जरिए 100 साल अमन की डॉक्ट्रिन बनवा के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बना, जिसको ना कौम को पता, ना पार्लियामेंट में पूछा, ना डिस्कस किया गया। यूनिलैटरली 2-3 आदमियों ने, बाजवा, इमरान फैज और मोहिद यूसुफ ने बैठ के एक डॉक्ट्रिन बनाई जिसमें पाकिस्तान को फरोख्त कर दिया गया। इमरान आज कहता है ना बाजवा पे मुकदमा बनना चाहिए, सबसे बड़ा मुकदमा खुद इमरान पर बनना चाहिए। ही वो था प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ उसके दस्तखत से हो रहा था। इन सारों पर ही होना चाहिए वैसे तो। यहां पर इन्होंने लाकर हमें खड़ा कर दिया कि भारत ने कश्मीर को जम्बी कर लिया, डेमोग्राफी भी चेंज कर ली, बाहर से हिंदुओं को लाकर आबाद कर रहे हैं और पूरे इंडिया से अलाउ कर दिया है कि वो कश्मीर में जहां चाहे जमीन खरीद सकते हैं। और अब हाल ये कि इसराइली टैक्टिक्स के ऊपर मोहल्ले के मोहल्ले कश्मीरियों के बुलडोज किए जा रहे हैं, जमीनों को कब्जा किया जा रहा है और वहां पे मिलिट्री कंटोनमेंट्स बनाए जाएंगे या बाहर से लाकर हिंदुओं को आबाद किया जाएगा। अगले 3-4 साल में पूरी डेमोग्राफी कश्मीर की चेंज हो जाएगी। कश्मीरियों को रेफ्यूजी किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, जिस तरह फलस्तीनियों को निकाला गया था। अब इस स्टेज के बाद जाहिर है नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इंडिया का क्या होना चाहिए था? मिलिट्री बिल्डअप। उन्होंने रशिया के अंदाज पर, जिस तरह यूक्रेन पर वो हमला करने के लिए आया था, उससे पहले 1.5 साल उसने पूरी जंगी तैयारियां की, 1500, 1600, 2000 किलोमीटर का एक्सेस का फ्रंट बनाया। एग्जैक्टली इस वक्त इंडिया यही कर रहा है। $100 अरब का असलहा इसने पिछले 3 साल में खरीदा। 9/11 फरवरी जब से इसने बालाकोट हुआ है उसके बाद तकरीबन $100 अरब का असलहा खरीद के इसने, जिसमें S-400 है, राफेल है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स हैं, अनबिलीवेबल लेवल ऑफ इक्विपमेंट। और ये सिर्फ इन्वेजन लेवल है, सब पाकिस्तान के अगेंस्ट डिप्लॉयड। दुनिया को ये बता रहे हैं कि जी हम चाइना के खिलाफ कर रहे हैं, चाइना के बाप को भी नहीं ये थ्रेट कर सकते। इनका सारा गुस्सा पाकिस्तान पर निकलता है, सारा जोर इनका इधर ही चलता है और वो भी सिर्फ उस वक्त चलता है कि जब हमारे यहां बेगैरत हुक्मरान हो। तो इंडियंस ने मिलिट्री बिल्डअप शुरू किया। अब इस स्टेज पर इंडिया को इंडस वाटर ट्रीटी को ऑनर करने की कोई जरूरत नहीं थी, जब वो कश्मीर को वायलेट कर चुका है, यूएन रेजोल्यूशन वायलेट कर चुका है, आर्टिकल 370 वायलेट कर चुका है, बायलैटरल ट्रीटीज वायलेट कर चुका है, तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या हैसियत रखती है?
थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दें इंडस वाटर ट्रीटी का। अभी अयूब खान पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने पाकिस्तान के 2-3 दरिया बेच दिए। बात यह थी कि कश्मीर डिस्प्यूटेड रीजन था, हम जंगें कर चुके थे कश्मीर में उस जमाने में, 48 से की जो बड़ी जंगें थी, और कश्मीर से सारे दरिया निकलते हैं, दरियाए सिंध समेत। तो ये आपस में डिस्प्यूट था पाकिस्तान और इंडिया का कि कश्मीर का पानी कौन इस्तेमाल करेगा। अब या तो इस पर और जंगें होती, तो उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने बीच में आके आर्बिट्रेशन की, एक मसालियत का काम किया और कहा कि साहब दोनों मुल्क बैठ जाएं, आप आपस में दरिया तकसीम कर लें, कुछ दरिया इंडिया इस्तेमाल करेगा, कुछ पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, इंडिया उनका पानी नहीं रोक सकता, और पाकिस्तान को मदद दी जाएगी कि आप पाकिस्तान के अंदर डैम बनाएं, नहरें बनाएं, और वो जो कमी उन 2 दरियाओं की है आप इसको यहां पूरा कर लें अपने नहरी निजाम को बनाकर, तो सब बराबर हो जाएगा। उस वक्त के हालात में वो एक बेहतर डील थी। तो आप और भारत से क्या करते, उस 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई, उसके बाद 65 में वॉर हुई, फिर 71 में भी वॉर हुई। मगर इन जंगों के बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी मेंटेन रही। मगर इस दौरान भारत ने यह शुरू किया कि इसने पाकिस्तानी दरियाओं पर पिछले 20-25 साल में डैम बनाने शुरू कर दिए। उसका प्लान हमेशा से था इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करने का, लेकिन उससे पहले वो चाहता था कि पाकिस्तान का पानी रोकने के तमाम वसाइल उसके पास मौजूद हो। उसने तमाम सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी दरियाओं पर डैम बनाए। हमारी हुकूमत खामोश बैठी रही। हमारे यहां जो इंडस वाटर कमिश्नर था वो गद्दारी करता रहा। जमहूरी 90s के दौर से ही शुरू हो गया था। जरदारी ने अपॉइंट किया था जमात अली शाह को। यू कैन इमेजिन कि इन लोगों के खंजर किस किस तरह पाकिस्तान की रियासत के वजूद में घुसेड़े हैं इन्होंने, अस्तगफिरुल्लाह। और वो 20 साल रहा, पता नहीं क्या ताल्लुकात थे उसके। यहां भी कई ओहदों पे कुछ लोग हैं जो 15-15, 20-20 साल बैठे रहते हैं, कोई उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। और उसने सब कुछ फरोख्त करके खुद कनाडा भाग गया। और अब पाकिस्तान देखता है तो सारे दरियाओं के ऊपर इंडिया ने डैम बनाए हुए, जब चाहते हैं वो पानी छोड़ के सैलाब कर देते हैं, जब चाहते हैं पानी रोक लेते हैं। जब इंडिया को यह कॉन्फिडेंस हो गया कि अब हम पाकिस्तान का पानी मुकम्मल कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ साथ उन्होंने कश्मीर को भी कब्जा कर लिया, तो अब वो इंडस वाटर ट्रीटी की पासदारी क्यों करेंगे। लिहाजा कुछ अर्सा पहले, 1 महीना पहले, इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस दिया है कि आप 90 दिन के अंदर हमें कुछ जवाब दें। एक अजीब सा बहाना बनाया है उन्होंने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या आर्गुमेंट बिल्ड करेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया है कि जी आप हमें जवाब दें, वरना 3 महीने के बाद इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे? इंडिया ने तो वायलेट करना ही करना है। अब आप क्या करेंगे? जब इन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया बालाकोट से, आप तमाशे देखते रहे। आपने सिर्फ 2 जहाज गिराए, एक गिराया एक्चुअली, दूसरा एयरफोर्स ने अपनी मर्जी से गिराया था, दूसरा अंदर घुस गया तो गिराना ही था। 9 और गिरा सकते थे, माफ कर दिया। भारत को चोट न लग जाए, कहीं तकलीफ हो जाएगी उसको। अंदर जाके बमबारी की, पहाड़ों पर गिरा दिए। एयरफोर्स का कसूर नहीं है, एयरफोर्स ने तो रिस्क लिया, जाने खतरे में डाली, जहाज और पायलट्स। ये हुक्मात पीछे से आ रहे थे, बाजवा डॉक्ट्रिन के और इमरान डॉक्ट्रिन के। फिर उसने बंकर सीज फायर किया, आपने सीज फायर कर लिया। उसने कहा सीज फायर करें, आपने सीज फायर कर लिया। उसने बंकर बनाने शुरू किया, आप खामोशी से तमाशा देखते रहे। उसने मिलिट्री बिल्डअप शुरू किया, आप खामोशी से बैठ के देखते रहे। उसने डिमार्केशन तकसीम कर दिया कश्मीर को, आप तमाशा देखते रहे। उसने आबादी का तनासब चेंज करना शुरू किया, आप तमाशा देखते रहे। उसने बस्तियां गिरानी शुरू की कश्मीरियों की, आप तमाशा देखते रहे। उसने मुजाहिदीन को कत्ल करना शुरू किया, आप तमाशा देखते रहे। उसने 1 साल का कर्फ्यू लगाया, आप तमाशा देखते रहे। उसने अब पाकिस्तान का पानी बंद करने का फैसला कर लिया है। अब देखते हैं कि आप कितना तमाशा देखते हैं। बाज इश्यू होते हैं जो कौमों के लिए रेड लाइन होते हैं। हम 10 रेड लाइंस पर तो बेगैरती बेशर्मी दिखा चुके हैं। अब 11वीं रेड लाइन पर क्या करेंगे, अब ये देखना है। हमेशा ये आर्गुमेंट दी जाती थी कि पहले पाकिस्तान की मईशत ठीक करें, इसके बाद यही जो क्या मैं हमला कर दूं टाइप बेगैरत मेंटेलिटी कि पाकिस्तान की मईशत ठीक करेंगे तो फिर उसके बाद इंडिया से बात करेंगे। मईशत तुम्हारी वो छोड़ेगा ही नहीं ठीक करने के लिए, जब वो दहशतगर्दी करवाकर $150 अरब का तुम्हें नुकसान दे चुका है और दिए चला जा रहा है मुसलसल, और तुम्हारा पानी रोककर तुम्हारी ज़राअत खत्म कर देगा और तुमको भूखा और प्यासा मारेगा। उस वक्त अपने बाप दादा से कहना कि तुम्हारी मईशत ठीक करके दे। बगैर तो जहां में सिर्फ वो जिंदा रह सकता है जो अपना हक तलवार के जोर पर लेना जानता है। जो ये आर्गुमेंट देख क्या मैं हमला कर दूं और धूप में खड़ा हो जाऊं और सड़क का नाम बदल दो और मैं पैसिफिस्ट हूं, इसने अस्तगफिरुल्लाह हमारी नस्लों को हलाकत में डाल दिया है। मुकदमे तो इन पर चलने चाहिए, फांसियां तो इनको लटकनी चाहिए, उस पूरे गैंग की जो उस जमाने में मौजूद था। जैसे 71 में मुजीब, याहिया और जनरल उमर और भुट्टो था, यहां भी एक गैंग था जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया।
तो अब स्टेट ये है कि अगले 2 महीने बाद इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट हो जाएगी। आप प्रेशर बिल्ड करेंगे, इंडिया 1 महीना और लेट कर देगा, 6 महीने लेट कर देगा, कुछ भी करें आप, लेकिन उसने इस ट्रीटी को वायलेट करना ही करना। और उसके बाद सारा पानी वो रोक लेगा उन तमाम डैमों के जरिए जो उसने रोके हुए हैं। उसका जब चाहेगा छोड़ेगा, जब चाहेगा रोकेगा। आप किसी किस्म का केस लेकर कहीं नहीं जा सकेंगे। आप यूएन में गए, यूएन ने कोई नोटिस लिया कि इंडिया ने आर्टिकल 370 वायलेट करके इसको एनेक्स कर लिया और डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, ये तो सरासर यूएन की वायलेशन है। तो यूएन को कोई फर्क पड़ा? नहीं, यूएन को पड़ेगा भी नहीं। इट इज टाइम कि आप उस यूएन मेंटालिटी से बाहर आ जाएं, ये बुज़दिली और बेगैरती वाली मेंटालिटी वो करें जो अजरबैजान ने या आर्मीनिया के साथ किया था। अंदर गए, निगोरो काराबाख का एरिया लिया, लेके चले गए। दुनिया भी यही कर रही है। वही करें कि जो रशिया ने यूक्रेन के साथ किया, जो हमारा इलाका है हमारे लेके चलेगा, उसको ऐलान करके उसको रशिया का हिस्सा बना लिया। लड़ाई हो रही है लेकिन वो रशिया है। इंडिया ने एग्जैक्टली यही किया। कश्मीर में गए, कश्मीर को ले लिया, आपसे कहा कि आप मजे करें, अब ये कश्मीर हमारा हो गया, सारी रेजोल्यूशन खत्म। अब क्या करेंगे आप? लिहाजा अब पाकिस्तानी कौम, लीडरशिप, अब फौज की नई लीडरशिप आई है। पॉलिटिशियन से तो कचरा, अस्तगफुरुल्लाह। अब जाहिर है इस लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा बैगेज है, पिछली लीडरशिप का बहुत बड़ा वजन डाल के चले गए, पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है, इस पाकिस्तान की प्रेजेंट आर्मी लीडरशिप का कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। ये फैसले सारे पिछले थे, उसका बोझ इन पर गिराया गया है। अब ये इसको किस तरह हैंडल करेंगे? पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ही नहीं। वो तो सारे के सारे ऐसे बेशरम लोग हैं कि बादशाहों के सामने खड़े होकर कहते हैं उकुल खुबुस लाजिम उकुल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेगर्स कांट बी चूजर्स। यानी ये इज्जत करवाई है हमारी दुनिया के सामने इन लोगों ने। इनसे ये तवक्को करना कि ये इंडिया के सामने खड़े होकर इंडस वाटर ट्रीटी पर स्टैंड लेंगे, ये तो ऐसी तवक्को करना है कि जैसे बिलावल बच्चा पैदा कर देगा। वो तो ये नहीं हो सकता। अस्तगफुरुल्लाह, ये लोग इतने घटिया हैं कि दिल चाहता है कि इनको जलील करे इंसान। जो इज्जतें इनको दुनिया में मिल रही हैं, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्या अब भी आप जंग पे नहीं करेंगे? अभी आप कहेंगे कि हम जंग नहीं कर सकते, हमारी मईशत कमजोर है। फिर वो जो पानी बंद करेंगे, ज़राअत तबाह करेंगे आपकी और आपको भूखा प्यासा मार देंगे, उस वक्त भी आप यही कहिएगा कि मर जाते हैं क्योंकि हमारी मईशत कमजोर है, लेकिन हम गैरत पे खड़े नहीं हो सकते। जो कौमें फिर ये जवाब देती हैं, फिर वो इस काबिल नहीं होती कि वो जिंदा रहें। और बहरहाल इंडस वाटर ट्रीटी बंद करने के बाद वो आपका पानी बंद तो करेगा, लेकिन एक जो उसकी स्ट्रैटेजी है कि ज्यादा अरसा फिर वो इंतजार नहीं करेगा, वो तो वैसे ही अंदर आना चाह रहा है। पाकिस्तानियों को अब एक बहुत खौफनाक जंग के लिए तैयार होना चाहिए। हम इसे अहादीस शरीफ की रोशनी में गज़वा हिंद कहते हैं। लोग इनकार करते फिर जी गज़वा हिंद हो चुका, अब तो होगा ही नहीं। जो मर्जी नाम तुम लो, भारत से तुम्हारा तसादुम तो होगा, ये खुरेज जंग तो होगी, फैसला कुन होगी। तुम अगर अपनी गैरत और इज्जत के लिए नहीं लड़े थे, तुम कश्मीर के लिए नहीं लड़े, तुम कश्मीर के मुसलमानों के लिए नहीं लड़े, तुम कश्मीर की ज़मीन के लिए नहीं लड़े, तो अब तुमको अपने पानी के लिए तो लड़ना पड़ेगा, भूखे प्यासे रहने की वजह से तो लड़ना पड़ेगा। अल्लाह तुमको मार मार कर मजबूर करेगा कि तुम तलवार उठाओ। तुम अगर वही की बात कि तुम दीन, ईमान और गैरत और मुसलमान भाइयों के लिए और उनकी इज्जत और हुर्मत के लिए नहीं खड़े हुए, अब तुम्हें भूखा प्यासा मारेगा वो, फिर तुम्हें खड़ा करेगा कि अब तुम खड़े और तलवार निकालो और इज्जत के फैसले करो। तब पाकिस्तानी कौम तैयार हो जाए। इंडस वाटर ट्रीटी को आज वायलेट करते हैं तो उसका असर आते चंद महीने लगेंगे आपको। जब दरिया उनके होंगे, पानी उनका होगा, वो टोटल रोक लेंगे। उन्होंने बड़ी बड़ी नहरें ऑलरेडी निकाल दी हैं, टनल्स बना दिए, सारे हमारे दरियाओं का पानी राजस्थान की तरफ वो ले जा रहे हैं, अपने पूरे इंडिया को सैराब कर रहे हैं। उसके बाद एक कतरा पानी नहीं देंगे आपको, सिवाय इसके कि जो फालतू होगा या सैलाब पाकिस्तान में सैलाब लाने के लिए। तब आप फैसला कर लें। क्या अभी भी आप ये कहेंगे कि क्या मैं हमला कर दूं, क्या मैं धूप में खड़ा हो जाऊं, किसी और सड़क का नाम बदलेंगे, या तलवार निकाल के भारत को वार्निंग देंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी तुमने वायलेट की और पाकिस्तान का पानी रोका तो इसका मतलब एक एटमी जंग होगी। ये थ्रेट कौन देगा? जाहिर है ये पाकिस्तान की आर्मी को देना पड़ेगा, क्योंकि हुक्मरानों और जजों से तो ये तवक्को, ये वापडा या रेलवे से तो ये तवक्को नहीं की जा सकती। लिहाजा पाकिस्तानी कौम अब तैयार हो जाए। इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान की शहरग रही है पिछले, इसीलिए कायदे आज़म ने फरमाया था कि कश्मीर हमारी शहरग है। वेरी सिंपल रीजन कि हमारा पानी वहां से आता है। अब इंडिया को वहां लिथियम के डिपॉजिट्स मिल रहे हो, जो मर्जी खुदाई कर, जाहिर है अल्लाह ताला ने उस जमीन में खजाने रखे हैं, जो उस पर कब्जा करेगा वो लेगा। लेकिन वही बात कि जब आपने इज्जत, हुर्मत, गैरत, दीन, शुजात और मोहब्बत और मुसलमान उम्मत के लिए आप खड़े नहीं हुए, तो अब पानी और वसाइल और लिथियम ये आपका नसीब नहीं है, फिर आपको नहीं मिलेंगे। ये सब उन्हीं को मिलते हैं कि जो जुर्रत करते हैं। हिंदू बनिया मुशरिक कमीना दुश्मन आपका, वो अखंड भारत बनाना चाहता है, आपको छोड़ेगा फिर भी नहीं। लिहाजा बेहतर यही है कि जंग आप उसके पास ले जाए
ورنہ جنگ آپ کو لاہور، پنڈی، اسلام آباد، سیالکوٹ، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، کراچی میں لڑنی پڑے گی. وہ تو آ رہا ہے، اب زیادہ وقت نہیں ہے. اور اگر آپ پھر بھی غیرت کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر بے عزتی کی موت کے لیے تیار رہیں. اللہ تعالیٰ بے شرموں اور بغیرتوں کو نہ ہدایت دیتا ہے نہ ان پر رحم کرتا ہے. انشاءاللہ جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں وہ تو لڑیں گے، وہ تو غزوہ ہند لڑیں گے، چاہے کوئی کتنا ہی مذاق اڑا لے، کتنا ہی انکار کر لے. لبیک غزوہ ہند، پاک سر زمین زندہ باد.